हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान रफ़ीक हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइट इन आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मोर देन 70% से ज़्यादा जो मरीज़ हैं उनको डाइट से रिस्पॉन्स आता है और काफ़ी सारे पेशेंट जो हैं डाइट से ही सेटल हो जाते हैं। इन पेशेंट जो भी कि मरीज़ जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के होते हैं। तो अब जो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की जो डाइट है उसमें कुछ सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें करनी पड़ती हैं। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन। सबसे सबसे पहले हो गई कि कुछ सारे खाने होते हैं, उसको हम बोलते हैं गैस प्रोड्यूसिंग फूड्स। गैस प्रोड्यूसिंग फूड्स जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में। अगर हम देखेंगे कुछ खाने जैसे कि बीन्स हैं, जैसे फलियां जिनको बोलते हैं, जैसे ओनियंस हो गए, जैसे बनाना, एप्रिकॉट, ऐसी जो चीज़ें होती हैं ये जो हैं ये गैस बनाती हैं। और कभी कभी शराब हो गई, कैफीन हो गई, इनकी वजह से भी जो है एक्सेस गैस बन सकती है। और ये गैस क्या करती है, ये जो है ना मरीज़ का जो है पेट जब फूल जाता है, और तो ये जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मरीज़ होते हैं इनको एक इशू होता है जिसको बोलते हैं विसरल हाइपर सेंसिटिविटी। उनकी जो सेंसिटिविटी होती है, थोड़ी चीज़ उनको ज़्यादा लगने लगती है। तो इस वजह से जो ये गैस जो होती है, जब भी आप ये जो चीज़ें मैंने बताई गैस कंटेनिंग फूड्स, ये इनसे इनको जो है गैस से इनको डिस्कम्फर्ट होने लगता है। तो इनको पेशेंट को लगता है कि पता नहीं इससे क्या हो जाएगा हमें। एक तो ये होगा। दूसरा होता है लैक्टोज, जो एक किस्म का जो शुगर जो होता है लैक्टोज, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इसमें। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम जो ये लैक्टोज जो है इसका हमें कंफर्म होए कि मरीज़ को इसकी इंटॉलरेंस है। अगर मरीज़ को लैक्टोज की इंटॉलरेंस ना हो और हम मरीज़ को फजूल में दूध बंद कर दें या जो कि बहुत न्यूट्रिशियस चीज़ें होती हैं वो बंद कर दें, तो उससे क्या होगा कि पेशेंट को जो है माल नरिशमेंट का जो है वो चांस होता है। तो लैक्टोज को जो है कंफर्म करने के लिए उसमें हमें एक ब्रेथ टेस्टिंग होती है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोज ब्रेथ टेस्ट, जिससे कि हमें कंफर्म हो जाता है कि मरीज़ को लैक्टोज जो है वो उसमें इंटॉलरेंस है। तो तब जा कर के हमें जो है ये लैक्टोज जो है मरीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। अब क्या है कि कभी कभी हमें मरीज़ को यूरिया ब्रेथ जो सॉरी जो ये जो ब्रेथ टेस्टिंग होती है ये मरीज़ को नेगेटिव आती है, और हमें ये पता चलता है कि नहीं, मरीज़ को दूध की एलर्जी नहीं थी बल्कि उनको एलर्जी जो थी वो और ही किसी की चीज़ की थी। जैसे कुछ मरीज़ जो होते हैं उनको काउ मिल्क प्रोटीन की एलर्जी होती है, तो हम उनका दूध ही बंद कर देते हैं। अगर किसी मरीज़ को काउ मिल्क प्रोटीन की एलर्जी है तो वो बाकी मैमल्स जो होते हैं उनसे वो दूध ले सकते हैं, उनको उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी पेशेंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस है उसको कंफर्म किया जाए पहले। अच्छा, फिर नेक्स्ट चीज़ हो गई जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं फूड मैप डाइट, लो फूड मैप डाइट। ये फूड मैप जो है ये एक कॉर्नर स्टोन है फॉर जो जो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उनकी मैनेजमेंट के लिए। फूड मैप्स क्या होते हैं, ये एक किस्म के शुगर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो होते हैं ये पूरी तरीके से अब्जॉर्ब नहीं होते हैं और डाइजेस्ट नहीं होते हैं हमारे इंटेस्टीन में। तो फूड मैप का क्या मतलब हो गया, FODMAP, फूड मैप। फूड मैप का मतलब हो गया फर्मेंटेबल। सबसे पहले हो गया जो फर्मेंटेशन होती है, ये प्रोसेस होता है एक जिसमें कि जो जो पेट में जो बैक्टीरिया होते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं जो अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं और ये कुछ किस्म की गैसेस बनाते हैं। तो हो गया फर्मेंटेबल। दूसरे पे हो गया ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं इनमें इंक्लूड किया जाता है फ्रक्टांस और गलेक्टोज ओलिगोसेक्राइड, जो कि कुछ खानों में होते हैं जैसे कि वीट हो गई, जैसे राई, ओनियन जैसे मैंने बताया, उसके बाद गार्लिक्स में होती है, कुछ दालों में पाई जाती है,
पीज में, कैश्यूज में होती है, जो ड्राई फ्रूट होते हैं, या पिस्ता या काजू जिसको हम बोलते हैं, उनमें पाई जाती है। उसके बाद हो गया डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, लैक्टोज। लैक्टोज जो कि डेयरी मिल्क में पाया जाता है, ये डाइसेक्राइड्स में आता है। डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि मिल्क बताया, कस्टर्ड, आइसक्रीम, या कुछ किस्म की जो चीज़ होती है या योगर्ट्स होते हैं, उनमें ये लैक्टोज पाया जाता है। उसके बाद हो गया फूड मैप में हो गया एम। एम होता है मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स हो गए, जैसे फ्रक्टोज होता है जो कि हमें सेबू में पाया जाता है, हनी में होता है, मैंगोज, आम में, वाटरमेलन में, या कुछ सिरप्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप्स, इनमें पाया जाता है। फिर लास्ट हो गया पॉलीओल्स। पॉलीओल्स होते हैं, ये होते हैं सॉर्बिटोल और मैनिटोल बोलते हैं इनको। इनमें से कुछ तो फ्रूट्स में पाए जाते हैं, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, एप्पल्स में, एप्रिकॉट, चेरीज में, या वेजिटेबल जैसे सब्जियां होती, मशरूम्स में, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी में पाया जाता है, या कभी जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं उनमें भी ये सॉर्बिटोल पाया जाता है। तो जो ये लो फूड मैप डाइट है, सबसे पहली बात है ये करता क्या है, ये क्या करता है कि ये जो है पानी को ना इंटेस्टाइन में अट्रैक्ट करता है, और उस वक्त उसमें क्या हो जाता है, उसके बाद जो गट बैक्टीरिया होते हैं जो कि इनको जो है डाइजेस्ट जो है इनको करते हैं, और इससे क्या हो जाता है कि एक गैसियस प्रोडक्शन हो जाती है, और जो है डिस्टेंशन हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, विसरल परसेप्शन इंक्रीज हो जाती है, उस वजह से फिर क्या होता है कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या दर्द या ब्लोटिंग होती है, पेट फूलने लगता है, या फ्लैचुलेंस, हवा पास होने लगती है, या कुछ लोगों में लूज स्टूल या डायरिया हो सकता है। अब जो ये लो फूड मैप डाइट है, लो फूड मैप डाइट में जो होता है, इसमें 3 फेजेस होती हैं। सबसे पहले हो गई रेस्ट्रिक्शन, कि कितनी देर हमने इसको देना है। जो रेस्ट्रिक्शन होती है, इसको 4 से 6 हफ्ते तक देना चाहिए, मैक्सिमम 8 हफ्ते। नॉर्मली रिकमेंडेड है 4 से 6 हफ्ते तक मरीज को रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए डाइट की, जो लो फूड मैप डाइट है, जो कि मैं अभी आगे अपने इसमें आपको बताऊंगा कि क्या क्या हमने फूड अलाउ होते हैं और क्या क्या अवॉइड करने होते हैं। जब ये एक बार रिस्ट्रिक्शन आपने कर दी 4 से 6 हफ्ते, उसके बाद हम वो फूड मैप जो होते हैं वो हम री इंट्रोड्यूस करते हैं, दोबारा हम उनको शुरू करते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि किस चीज़ से मरीज को प्रॉब्लम आती है। तो जब हम ये री इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके हिसाब से ही हम देखते हैं, जिसको प्रॉब्लम आ जाए, किसी को किसी चीज़ से आएगी, किसी को किसी चीज़ से आएगी, हर पेशेंट को डिफरेंट चीज़ें होंगी। तो उसके बाद हम उसको पर्सनलाइजेशन करते हैं, जो भी हमें क्या बोलते हैं, हमें लगा कि ये चीज़ें जो है इससे मरीज़ को दिक्कत हो रही है, तो हम उसको उसी हिसाब से उसको रोकथाम कर देते हैं, ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है, वो मरीज़ हमें फूड डायरी एक मेंटेन करता है। ये तो हो गया फूड मैप। उसके बाद एक ग्लूटिन होता है। ग्लूटिन जो है ये पाया जाता है, जैसे हमने बताया, जैसे आटे में ग्लूटिन होता है जो कॉमन है, जैसे वीट में ग्लूटिन पाया जाता है। ये जो ग्लूटिन है, इसमें देखा गया है कि ये जो है हमारी जो आंत का जो फंक्शन होता है ना, बैरियर फंक्शन जो है होता है, जो इरिटेबल बाउल पेशेंट्स में ये बोलते हैं कि ये अल्टर कर देता है, इसको मतलब खराब कर देता है ग्लूटिन। तो ये देखा गया है, लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेट जो है, ये पूरी तरह से पता नहीं चला है कि सच में क्या ये ग्लूटिन जो है, ये ग्लूटिन ही रिस्पॉन्सिबल है। और ये देखा गया है कि कुछ लोगों में नॉन सीलियक, एक सीलियक डिजीज होती है, उसमें हमें देखा गया है कुछ लोगों में नॉन सीलियक ग्लूटिन सेंसिटिविटी होती है, जो कि जिसको कि हम हाइपोथेसाइज करते हैं कि ये एक मैकेनिज्म है फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। लेकिन अभी तक जो एविडेंस है इसके फेवर में, वो पूरा मतलब 100% नहीं है, कन्फ्लिक्टिंग एविडेंस है, तो इसलिए हम इसको प्लस माइनस ही बोलते हैं। और हम ये भी बोलते हैं कि कुछ कभी कभी जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पेशेंट जो होते हैं, उनको जो है सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट होती है ग्लूटिन फ्री डाइट से। लेकिन अगर हम देखें कि क्या सच में ये ग्लूटिन से होता है, कुछ रिसर्च ने बताया कि एक चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं फ्रक्टांस। फ्रक्टांस से देखा गया कि वो जो है ज़्यादा, अगर हम इसकी रिडक्शन हो जाए फ्रक्टांस की डाइट में, तो मरीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। और कुछ रिसर्च हुई कि देखने के लिए हम देखेंगे क्या, जो अगर हमने मरीज़ को कोई डाइट जैसे ग्लूटिन फ्री डाइट रेस्ट्रिक्ट कर दी, तो क्या उनको सच में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में सिम्टम में इम्प्रूवमेंट हुई। उसमें एक मार्कर है, उसको बोलते हैं हम एंटीग्लाइडिन आईजीजी लेवल्स। कभी कभी इसमें बहुत 100% अभी नहीं है, लेकिन ये है कि
कि इसको भी कुछ रिसर्च में यूज़ किया गया है। अच्छा, इसके बाद हो गया ग्लूटेन के बाद अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ उसको हम बोलते हैं फाइबर। फाइबर जो होती है दो, जैसे सॉल्यूबल फाइबर हो गई। सॉल्यूबल फाइबर जो है ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पेशेंट में देखा गया है कि ये मुफीद हो सकती है। सॉल्यूबल फाइबर जैसे आप देखिए इसबगोल, सीलियम जिसको बोलते हैं, इसबगोल देखा गया, काफ़ी सारी रिसर्च में देखा गया है कि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और उसी के बरक्स देखा गया है कि इंसॉल्युबल फाइबर जैसे जो वीट ब्रान में होता है उसको देखा गया कि जो अगर हम इसको अवॉइड करेंगे तो मरीजों को मे बी इससे बेटर रिस्पॉन्स आए। तो लेकिन जो एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट देखने वाली ये है कि जो जो इसबगोल है ये दोनों चीज़ों में, इवन कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों में ये इम्प्रूवमेंट करता है पेशेंट्स का जिनको कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। लेकिन ये चीज़ देखी जानी चाहिए कि जब ये हम इसबगोल दे दें, इनको हम ग्रेजुअली जो ये जो पेशेंट जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वाले होते हैं इनको लो डोज में स्टार्ट किया जाए। मतलब इनको 3 से 4 ग्राम सॉल्यूबल फाइबर मिले पर डे। उससे जो है कि मरीजों का जो है ये इम्प्रूवमेंट होती है। लेकिन क्या होता है कि जो इसबगोल की किसी मतलब हर एक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें डिफरेंट डोजेज होती है। तो नॉर्मली हमको ये पेशेंट को हम प्रिस्क्राइब करते हैं जब भी इसबगोल लें तो लो डोज में ले लें। क्यों? क्योंकि उससे डिस्टेंशन, पेट फूलने का, क्योंकि वो पानी को जमा करती है तो पेट फूलने का उससे डर होता है। तो इसबगोल जो जैसे मैंने फाइबर बताया, सॉल्यूबल फाइबर, ये बहुत ही इफेक्टिव हैं फॉर मैनेजमेंट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। उसके बाद हो गया कि रिसर्च बोलती है कि फूड एलर्जी टेस्टिंग हो जाए। जैसे कि देखा जाता है कि कभी कभी कुछ फूड एलर्जन होते हैं कुछ मरीजों को, किसी स्पेशल खाने से उनको दर्द हो जाती है, कुछ होती है। तो लेकिन जो है ये इसका भी पूरा क्लियर कोई गाइडलाइंस नहीं बताती कि रूटीन जो जैसे एलर्जी टेस्टिंग की जाए पेशेंट्स की। लेकिन अगर किसी मरीज को किसी फूड से, किसी खाने से एलर्जी हो तो उनको वो अवॉइड करना चाहिए। उनको, इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन डाइट। और इसमें हम कुछ सीरम, कुछ न ब्लड के टेस्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं फूड एलर्जन प्रोफाइल, वो करते हैं और देखते हैं कि कहीं पे मरीज को कोई एंटीजन तो नहीं है जो कि मरीज को प्रॉब्लम कर रहा है। ये हो गया फूड एलर्जन टेस्टिंग के बारे में। अभी इसके फेवर में बहुत सारा डाटा नहीं है। फिर हो गया फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो पेशेंट्स होते हैं इनके लिए एडवाइस किया जाता है कि ये जितने भी जो भी पेशेंट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के हों, इनको 40 आधे घंटे से लेके 40-45 मिनट तक इनको वॉक करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। इससे जो है इनको जो है काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हो सकता है पेशेंट्स को जो कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के होते हैं। अब आते हैं जो स्पेसिफिक जो डाइट है कि क्या क्या चीज़ें हमें अलाउड हैं, क्या हमें अवॉइड करनी चाहिए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अगर हम सबसे पहले जाएंगे ग्रेन्स, जैसे अनाज जो है कि उसमें क्या क्या अलाउड होता है। मैंने इसको अगर आप चाहें तो आप ये देख सकते हैं इसको। मैंने इसको डिवाइड किया है इनटू अलाउड और अवॉइडेड, क्या खाना खाना है और क्या नहीं खाना है जो पेशेंट्स इरिटेबल बाउल के पेशेंट्स होते हैं। ग्रेन्स में हम जैसे सीरियल्स हैं, ग्रेन्स जैसे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आप अलाउड फूड में है एक, अगर आप राइस है या राइस का आटा है, या मरीज़ को मक्की का आटा है, कॉर्न फ्लेक्स है, कट्टू का आटा है, या आप मरीज़ को ज्वार है, बाजरा है, पोहा है, पफ्ड राइस है। और अगर मरीज़ को आप जैसे साउथ इंडिया में इडली, डोसा, उत्तपम या ढोकला, ये सब, या ग्लूटेन फ्री आटा, ये आपको देखना चाहिए कि ये लेबल्ड होना चाहिए कि इट इज़ ग्लूटेन फ्री, तो ये आप मरीज़ को दे सकते हो। उसके बाद ग्लूटेन फ्री ब्रेड हो गई, आटा, ये सब जैसे मैंने आपको बताया। तो अवॉइड क्या क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया वीट और उसके प्रोडक्ट्स जैसे कि सूजी हो गया, मैदा हो गया, दलिया हो गई, सेवियाँ हो गया, या जिसको हम बोलते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे कि बिस्किट हो गए, ब्रेड हो गए, रस्क हो गया, जो इंस्टेंट जो बनाते हैं मतलब ब्रेकफास्ट में, जैसे कि हम दलिया हो गया, तो ये, या म्यूसली हो गई, इन चीज़ों को आपको अवॉइड
करना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि इसमें लेबल्स चेक करने चाहिए अगर आपको कोई भी प्रोसेस्ड फूड हो। उसके बाद हो गया दालों में हमें जो छिलके निकाले हुए जो दालें होती हैं वो आपको सब अलाउड होती हैं। जैसे होगी अरहर होगी, मलका मसूर, दुली दालें हो गई, मूंग की दाल हो गई, दुली माह की दाल, चने की दाल हो गई, या जो स्प्राउटेड जो ग्रीन ग्राम जिसको बोलते हैं, वाइट चना लेकिन भी बिल्कुल स्मॉल अमाउंट्स में होना चाहिए, तो नॉर्मली यू शुड अवॉइड इट। तो फिर उसके बाद बाकी दालें क्या क्या आपको अवॉइड करनी चाहिए, जिसमें कि मसूर की दाल हो गई वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। राजमा की दाल, मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलता हूँ राजमा, काले चने, सफ़ेद चने, सोयाबीन, रूंगी, ये आपको अवॉइड करनी चाहिए पेशेंट्स ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। उसके बाद हो गई सब्जियों में अलाउड फूड क्या है, अलाउड में सबसे, जैसे आप सब्जियों में आप चलेंगे तो आप बैंगन शुरू कर सकते हैं, शिमला मिर्च हो गई, कैरेट, गाजर, कुकम्बर हो गया। उसके बाद हो गया आप जो है ओलिव्स ले सकते हैं, पोटैटो ले सकते हैं, आलू जिसको बोलते हैं, टमाटो, घिया, कद्दू, लौकी, तोरी, ये सब ले सकते हैं। पीज हो गए, रेडिश, टर्निप, ब्रोकली, ये सब आप ले सकते हैं। और ग्रीन बीन्स, करेला, अरबी जो होगी ये आप ले सकते हैं। फिर क्या आपको नहीं लेना है, उसमें हो गया फूल गोभी, बंद गोभी, मशरूम, ओनियन, जो प्याज हो गए, ये आपको अवॉइड करना चाहिए। पीज हो गए, उसके बाद चुकंदर है, उसके बाद भिंडी हो गई, लेडी फिंगर, उसके बाद हो गया जो प्रोसेस्ड टोमेटो पेस्ट होता है, या जो ब्रोकली के जो स्टेम्स होते हैं वो अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद स्वीट पोटैटो जो होता है वो आपको अवॉइड करना चाहिए। और आपने उनको जो नॉन वेज फूड, अब जैसे हम चलते हैं नॉन वेज फूड जो है उसमें भी क्या क्या आपको अलाउड है। नॉन वेज में सबसे इम्पोर्टेंट होगा अंडे एग आप खा सकते हैं। फिर उसके बाद हो गया जो अच्छी तरह कुक हुआ मीट होगा, या कोई चिकन हो गया, या फिश हो गई, ये आप सब खा सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्हीं चीज़ों को, जैसे मैरिनेटेड प्रोसेस्ड फूड होगा, या कैंड या टिंड जो होती हैं, जो पैक्ड वाली मीट्स होते हैं, ये अवॉइड करना चाहिए। पोल्ट्री में जैसे सॉसेजेस होते हैं, सलामी हो गई, या सी फूड हो गया, या जो मीट जो आपको सर्व किया जाता है विद सॉसेज, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद हो गया कि डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जैसे मैंने आपको बताया कि दूध, मैंने अलाउड फूड में जैसे लैक्टोज फ्री मिल्क होता है वो अलाउड है, अगर लैक्टोज फ्री कर्ड है वो आपको अलाउड है, लस्सी आप ले सकते हो, जो बटर क्रीम जैसे छाछ जिसको बोलते हैं वो आप ले सकते हो, लैक्टोज फ्री पनीर, स्किम्ड मिल्क होता है, कोकोनट मिल्क आप ले सकते हो, आमंड मिल्क ले सकते हो, जैसे सोया मिल्क, लेकिन अगर वो सोया प्रोटीन से बना हो तो वो आपको अलाउड है। उसके बाद दही स्मॉल अमाउंट्स में आपको अलाउड है। अब अवॉइड क्या क्या करना है, अवॉइड में वही मैंने जैसे पहले भी बताया आपको, मिल्क अवॉइड करना है काऊ बफेलो का, जो स्किम्ड मिल्क पाउडर, पनीर हो गई, कस्टर्ड हो गया, आइसक्रीम हो गई। उसके बाद हो गया सोया मिल्क जो कि सोयाबीन से बने, या जो टोफू होता है, या जो मिठाइयाँ जो दूध से बनती हैं, गोट मिल्क, शीप मिल्क, ये आपको अवॉइड करना है। उसके बाद हो गया, हम फ्रूट्स पर आते हैं। फ्रूट्स में आपको क्या क्या अलाउड है। फ्रूट्स में जो अलाउड है उसमें हम सबसे पहले ऑरेंजेस हैं, बनानास जैसे हो गया, केला, पपाया हो गया, उसके बाद ग्रेप्स हो गए, उसके बाद आपको लेमन हो गया, स्ट्रॉबेरी, किन्नू हो गया, कीवी हो गया, पाइनएप्पल हो गया, उसके बाद हो गया ब्लूबेरीज हो गया, उसके बाद गुआवा हो गया, अगर राइप गुआवा है वो आप अलाउड है, क्रैनबेरीज अलाउड है, उसके बाद कस्टर्ड फ्रूट ये अलाउड है, उसके बाद जूसेस जो इन फ्रूट्स से निकलते हैं जो मैंने आपको बताए ये अलाउड है। फिर हो गया हमें अवॉइड क्या क्या फ्रूट्स करने, उसमें सब इम्पॉर्टेंट है, एप्पल हो गया, सेब जिसको बोलते हैं, एप्रिकॉट हो गया, खुबानी, चेरीज, जामुन, मैंगो हो गया, आम, पीच हो गया, पियर्स हो गए, प्लम हो गए, वाटरमेलन हो गया, फिग्स हो गए, कस्टर्ड एप्पल, लीची, गौवा, अगर अनराइप गौवा है तो अमरूद जो अनराइप है, कच्चा गौवा जो है, डेट्स हो गए, एवोकेडो हो गया, पॉम ग्रेनेट हो गया, आंवला हो गया, और ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। फिर हम चलते हैं जी
नट्स पे, ड्राई फ्रूट्स पे और बटर जो इनसे बनता है। जो नट्स जो अलाउड हैं उसमें हो गया मूंगफली हो गई, अखरोट हो गया, उसके बाद हो गया आपको बादाम हो गए, पम्पकिन सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, और इन चीज़ों से जो बटर बनता है ये सब आपको अलाउड है। फ्लैक्स सीड, कोकोनट फ्लैक्स, चिया सीड्स, ये ज़्यादातर हमें आजकल लोग पूछते हैं, तो ये सब अलाउड है। अवॉइड क्या क्या करना है? अवॉइड में हो गया आपको कैशू, काजू हो गया, पिस्ता हो गया, ये आपको अवॉइड करना है। उसके बाद हम चलते हैं जी मीठी चीज़ों पे, शुगर्स और स्वीटनर्स पे। मैंने आपको स्वीटनर पहले भी थोड़ा बताया था। तो शुगर्स में अलाउड क्या है आपको? जो ब्राउन शुगर है वो अलाउड है, जो नॉर्मल शुगर है, गुड़, जैगरी, स्टीविया भी अलाउड है। उसके बाद आप जैम और जेली ये सब ले सकते हैं। तो उसके बाद अगर आपको हम अवॉइड में हम बताएंगे तो अवॉइड में आपको हनी मैंने बताया था, शुगर फ्री जो कन्फेक्शनरी जो शुगर फ्री हम खाते हैं, शुगर फ्री चिविंग गम्स हैं, लॉलीपॉप ये भी हैं, ये सारी हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप मैंने पहले भी बताया, लो कैलोरी स्वीटनर्स जो होते हैं जिनमें कि xylitol हो, और मैंने आपको सुक्रालोज का भी बताया था, तो ये आपको अवॉइड करने चाहिए। शुगर फ्री गम्स जो लेते हैं, मिंट्स जो लेते हैं हम, ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए पेशेंट्स जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के होते हैं। उसके बाद हो गया कि ड्रिंक्स और बेवरेजेस क्या क्या ले सकते हैं। उसमें ड्रिंक्स में जो है सबसे, जैसे बेवरेजेस में आप ब्लैक टी हो गया, कॉफ़ी होगी ब्लैक, ग्रीन टी हो गई, लेमन वाटर हो गया, लेमन टी हो गया, ये जल ज़ीरा लेते हैं कुछ लोग, और ये अल्कोहल जो होता है इसमें आपको जो है बियर, वाइन, वोडका जो है, या उसके बाद हो गया आपको ये जो है ये अलाउड हैं। लेकिन जो मसाला चाय है, या जो क्या बोलते हैं अल्कोहल, या जो जैसे रम हो गई, या जो भी लार्ज अमाउंट्स में लेते हैं पोर्ट, या जो भी सॉफ्ट, जो भी पैक्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, टेट्रा पैक जूसेस जो होते हैं, शरबत्स होती हैं, फ्लेवर्ड शेक्स होते हैं, या कॉकटेल्स, या सोडा, या स्पोर्ट्स ड्रिंक जो होते हैं, ये आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए जो भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं। उसके बाद हो गए स्पाइसेस में। स्पाइसेस में आपको क्या करना है कि जो जैसे अदरक हो गई, धनिया हो गई, हींग हो गई, पुदीना हो गया, लेमन हो गया, अजवाइन हो गया, जीरा हो गया, हल्दी हो गई, ये लौंग हो गई, उसके बाद सरसों हो गया, काली मिर्च हो गई, नमक, ये विनेगर हो गया, मेयोनेज़ हो गई, जो कि जिनमें कि गार्लिक और ओनियन नहीं होना चाहिए, या सोया सॉस है, या इमली का पेस्ट है, तेज पत्ता, ये सब आपको अलाउड है। अब इसमें अवॉइड क्या क्या करना है? अवॉइड में जो है जी उसमें गार्लिक हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, गार्लिक हो गई, ओनियंस हो गई, उसके बाद हो गया जो मैरिनेटेड होंगे या सॉसेज होंगे, तो ये आपको अवॉइड करना है। फिर हो गया हम जी तेलों पर। तेलों में जो ऑलमोस्ट सभी अलाउड है, जैसे कैनोला, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, सीसैम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये सब आपको अलाउड है। अब अवॉइड क्या, कौन से तेल? स्पेशल वाले तेल होते हैं, जैसे कि गार्लिक इन्फ्यूज्ड ऑयल हो गया, ऑनियन इन्फ्यूज्ड ऑयल हो गया, वीट जर्म ऑयल हो गया, या जो वेजिटेबल ऑयल जिनमें कि हाई फूड मैप इंग्रेडिएंट्स आप में पाए जाएं, वो आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, ये तो मैंने आपको सारा ही कंप्रेहेंसिव बता दिया कि आपको क्या खाना अलाउड है और क्या आपको अवॉइड करना चाहिए। अब हम चलते हैं जी डाइटरी टिप्स पे। तो किन चीज़ों से आपका जो है ये खाना जो है ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में किन चीज़ों से आपको फ़र्क पड़ सकता है? तो सबसे पहले हो गया कि मरीज़ को छोटी, स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स लेना चाहिए। उनको पेट भर के नहीं खाना चाहिए, और उनको आहिस्ता आहिस्ता दांतों का भी यूज़ करना चाहिए, स्लोली खाना चाहिए, और उनको एक रेगुलर टाइम शेड्यूल मेंटेन करना चाहिए, और इनको डिनर भी कम से कम 2 घंटा पहले सोने से पहले ले लेना चाहिए। उनको ज़्यादातर होम बेस्ड फूड खाना चाहिए, ज़्यादातर घर का ही खाना खाइए, बाहर का खाना कोशिश करें मिनिमम करें और अवॉइड करें। पानी पीना चाहिए, टी, कॉफ़ी अच्छी तरह आप ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, और उनको जैसे मैंने पहले भी बताया 40 से 45 मिनट रेगुलरली उनको एक्सरसाइज करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक आदत बनानी चाहिए कि जो भी खाने के लेबल्स हैं
उनमें देखा जाए, जैसे पैक्ड फूड में देखा जाए कहीं पे कोई फूड मैप डाइट तो नहीं है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पेशेंट्स के लिए। अगर उनमें फूड मैप फूड्स हैं तो उनको वो अवॉइड करें। और कोई भी खाना जिससे उनको सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, उनको लगता है कि इस चीज़ से मुझे बढ़ रहे हैं सिम्टम, उनको वो अवॉइड करना चाहिए। और जो जो वो जो जो उनने खाना खाया है, जो ट्रिगर फूड था, उसको उनको आहिस्ता आहिस्ता फिर दोबारा स्लोली और ग्रेजुअली उनको उसको देखना चाहिए दोबारा शुरू करके कि क्या दोबारा भी उनको उससे सिम्टम्स हो रहे हैं 4 से 6 हफ्ता बंद करने के बाद। और जो जो एक चीज़ और है, जैसे मरीज़ जो कि जिनको कि माल एब्जॉर्प्शन होती है ना लैक्टोज की, जो मैंने पहले बताया, तो वो क्या होता है 250 ml या मे बी उससे कम वो मिल्क जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन उनकी टॉलरेंस को चेक करना चाहिए। अगर वो टॉलरेट करते हैं तो फिर आप मरीज़ को वो शुरू कर सकते हैं लैक्टोज। और जो कॉटेज चीज़ हो गई, पनीर जैसे है, ये भी मरीज़ 40 ग्राम पर डे तक टॉलरेट करता है, 40 या उससे कम। उसके बाद अगर दही होता है, दही भी वो अगर 100 ग्राम तक ले लेंगे, वो भी लो फूड मैप डाइट में आता है। फिर कोकोनट वाटर है, कोकोनट वाटर जो है 100 ml जो है वो लो फूड मैप में आता है। और अगर उससे ज़्यादा ले लेंगे, अगर सर्विंग साइज 250 ml उससे ज़्यादा है, तो वो फिर हाई फूड मैप में आता है। और 150 ml जो होता है कोकोनट का जो मिल्क होता है ना, वो भी हम ले सकते हैं फ्रॉम कोकोनट फ्लश से जो लिया हुआ हो। सोया मिल्क का मैंने आपको बताया, अगर ये सोयाबीन से निकाला जाता है तो ये हाई प्रोटीन में आता है। और अगर सोया मिल्क को हम सोय प्रोटीन से ले निकालते हैं तो ये फिर लो फूड मैप में आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको स्ट्रेस को अवॉइड करना है, मेडिटेशन इसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आपको एक अच्छी साउंड स्लीप लेनी चाहिए। स्ट्रेस को, अपने आप को डी स्ट्रेस करिए अगर आप योगा चाहते हैं या बाकी सारी चीज़ें, जिससे कि आप बिजी रहेंगे, वो चीज़ें करेंगे तो यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर इरिटेबल, जो आपके जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम आपकी और मैं वीडियोस बनाता रहूं। हाल ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये सब कुछ मुझे एडिटिंग वेडिटिंग सब कुछ करनी पड़ती है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं टाइम निकालता जाऊं और रिसर्च। और ये मैं आपको फिर बताऊंगा, जो भी हम चीज़ें आपको ये बता रहे हैं ये सब ये रिसर्च बेस्ड है। ये कोई भी हमारी अपनी इससे नहीं होती कि मैंने कुछ ऐसी चीज़, ये सारी रिसर्च बेस्ड है। लेटेस्ट रिसर्च हम इसमें डालते हैं सो दैट मरीजों को फ़ायदा हो जाए। लेकिन तब भी कभी कभी क्या होता है कि जो मेडिकल साइंस है ये इट्स एन एवर इवॉल्विंग फील्ड, ये दिन ब दिन नई नई चीज़ें आती जाती हैं। तो हम कोशिश करेंगे आपको जो भी नई नई रिसर्चें होंगी, वो भी चाहे वो कोई नई दवाई आए जो इसमें इफेक्टिव हो या कुछ भी हो, तो वो हम आपको आगे बताते रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स।